नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम सल्तनत काल को पढ़ रहे थे। सल्तनत काल के अंतर्गत हमने गुलाम वंश को प्रारंभ किया था। यह गुलाम वंश का अंतिम वीडियो है, यानी चौथा वीडियो है। आज से हम गुलाम वंश को खत्म करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम खिलजी वंश को स्टार्ट करेंगे। आज हमें बलबन और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ना है। अपने पिछले वीडियो में हमने रजिया के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में अध्ययन किया था और आपको बताया था किस तरह से बलबन ने चालाकी से इसे अपना शासक बनाया और अपनी बेटी हुजैरा का इससे विवाह किया। आगे चल करके नायब मुमालिकात का पद उसने प्राप्त कर लिया था और जब नासिरुद्दीन महमूद का शासन समाप्त हुआ तो स्वयं शासक बन बैठा। इस तरह से उसने शमसी वंश का खात्मा कर दिया था और एक नए वंश बलबनी वंश की उसने स्थापना कर दी थी। तो बलबनी वंश के अंतर्गत गियासुद्दीन बलबन के द्वारा किए गए राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसके अभियानों और विद्रोहों के दमन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और अंत में उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका बचपन का नाम बहाउद्दीन था, जो महत्वपूर्ण है। इसने बलपूर्वक किस तरह से चालाकी करके सत्ता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे इल्तुतमिश के बाद से जितने भी सुल्तान हुए थे सारे के सारे अयोग्य हो रहे थे और इस वजह से लोगों के दिमाग में सुल्तान का भय खत्म हो गया था। यानी सुल्तान को एकदम कीड़ा मकोड़ा समझने लगे थे, खिलौना समझने लगे थे। तो इसके अंदर ये बात समझ में आ गई थी इसको अच्छी तरह से कि लोगों के अंदर सुल्तान का भय पैदा करना है, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा पुनः लानी है। इस उद्देश्य से इसने अपने राजत्व सिद्धांत को दिया और इसके राजत्व सिद्धांत का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर राजा का एक भय बनाना है, राजा का एक डर पैदा करना है। इस उद्देश्य से इसने स्वयं को एक उपाधि से नवाजा, जिल्ले अल्लाह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिल्ले अल्लाह की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? बलबन आप बताएंगे। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर के प्रतिबिंब, यानी ये बताता था कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ, ईश्वर की फोटोकॉपी हूँ, ईश्वर ही हूँ। साथ ही इसने नियामत खुदाई की उपाधि धारण की, ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसका मतलब ये अपने आप को कह रहा है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। तो नियामत खुदाई और जिल्ले अल्लाह नामक उपाधि धारण की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अपने अंगरक्षकों के रूप में अफगान लोगों की नियुक्त की और जो काफी ज्यादा खतरनाक दिखते थे, बहुत ज्यादा भयानक दिखते थे, इस बाहुबली के विलन के जैसे। और जब भी बलबन कहीं बाहर जाता था तो नंगी तलवारें लेकर के उसके अगल बगल चार खड़े रहते थे और अल्लाहू अल्लाहू का बखान करते थे या उसकी आवाज लगाते थे। तो इस तरह से जब भी बाहर जाता था तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे। इसने अपनी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सिजदा तथा पैबोस नामक प्रथाएं प्रारंभ की थी। ये सारी विदेशी परंपराएं थी। सिजदा में लेटकर राजा को प्रणाम करना कुछ इस तरह से होता था और कोई व्यक्ति जब पैबोस करता था तो सुल्तान के पास आकर उसके पैरों के अंगूठे को चूम लेता था। तो इन सब चीजों को करवा करके वो अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता था। इसने दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ना तो ये स्वयं दरबार में हंसता था और ना ही किसी अन्य को हंसने देता था। और साथ ही साथ एक घटना हुई थी कि 1286 में इसके बड़ा बेटा जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो मारा जाता है एक आक्रमण के दौरान, मंगोल आक्रमण के दौरान। उस समय इसको बहुत ज्यादा दुख होता है अपने बेटे के जाने का, लेकिन दरबार में रोता नहीं था कभी भी। इसलिए नहीं रोता था कि अगर लोग देखें कि राजा रो रहा है तो लोग जान जाएंगे राजा बहुत कमजोर है। जब घर आता था, अपने कमरे आता था, तो वहां पर फूट फूट कर रोया करता था, लेकिन दरबार में कभी भी नहीं रोता था। इसने एक और चीज कही थी कि मैं निम्न जाति के, निम्न कुल के व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करता हूँ, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मेरी नसें जो है फटने लगती हैं। इस तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाने का प्रयास करता था। अपने आप को अफरासियाब का वंशज भी बताता है। अफरासियाब के बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे कभी, ठीक है? तो ये प्रश्न अभी से याद रखिएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने अपने आप को अफरासियाब का वंशज घोषित किया है? इसने। अफरासियाब कौन थे अभी बात कर लेते हैं। ये इस्लाम के संस्थापक, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा जी थे और ये काफी ज्यादा वीर थे। अपनी वीरता की वजह से
इन्होंने क्या किया, बलबन ने क्या किया, इनको अपना अपना वंशज मान लिया, कहा कि मैं अफरासियाब के वंश से संबंधित हूँ, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा हीरो हूँ, बहुत ज्यादा योद्धा हूँ, बहुत बड़ा। तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहा था कि अफरासियाब का वंशज किसने अपने आप को बताया, तो आप बलबन का नाम बताएंगे। इसके अलावा इसने अपने पोतों के नाम भी ईरानी परंपरा के अनुसार रखे थे, कैकुबाद, कैखुसरो, क्यूमर्स। ईरानी परंपरा के माध्यम से अपने आप को दिखाना ये चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं विदेशी चीजें ज्यादा कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये विदेशी परंपराओं को प्रारंभ करने का प्रयास करता है। इसने एक और ईरानी त्योहार को भारत में प्रारंभ किया, नवरोज। ईरानी का मतलब आप जानते हैं पारसी, पारसियों का त्योहार होता है नवरोज। नवरोज का मतलब यहाँ पर नवरात से नहीं है, याद रखिएगा। नवरोज का मतलब यहाँ पर नया रोज, नव का मतलब नया है, यानी नया दिन। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है, आप तस्वीर में देख सकते हो। और नवरोज पारसियों का एक प्रमुख त्योहार है, उनका कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। जैसे हम नए वर्ष को मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के रूप में, उस तरह से नए साल को वो नए नए साल के नए दिन को नवरोज के रूप में मनाते हैं। तो पारसियों का प्रमुख त्योहार है, उनका त्योहार उन्होंने यहाँ पर मनाना प्रारंभ कर दिया। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको सब याद रखिएगा। बलबन के कार्यों को चलिए जान लेते हैं। इसने तुर्काने चिहालगानी का अंत कर दिया। तुर्कानी चिहालगानी के बारे में आपको बताया जा चुका है कि इल्तुतमिश ने इस संस्था की स्थापना की थी। इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम सरदारों का एक समूह हुआ करता था, 40 गुलाम सरदारों का, उनकी बातों को माना करता था। लेकिन जब जब बलबन का समय आया, जैसे जैसे, तो बलबन के समय तक 40 में से सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे। और उन 4 लोगों की समस्या ये थी कि वो बलबन की बातों को नहीं सुनते थे, क्योंकि बलबन ने क्या किया था, चतुराई से या चालाकी से गद्दी प्राप्त की थी। इस वजह से ये चारों लोग बलबन की बातों को नहीं मानते थे, और ये बात बलबन को खटक रही थी कहीं ना कहीं। इस वजह से बलबन ने इनको रास्ते से हटाना ही उचित समझा। तो मलिक बकबक हो गया, ठीक है, इसके बाद तुगरिल खां हो गया, हैवात खां हो गया, और अमीन खां हो गया। इस तरह के लोगों को ये क्या करता है, ये बदायूं का इक़्तिदार था, ये बंगाल का इस तरह से थे, इनको छोटे छोटे जुर्म पर या बड़े बड़े का इनको काम दिए जाते हैं। जब उस काम को करने में सफल नहीं होते, उस वजह से इनको क्या किया जाता है, इनकी हत्या करवा दी जाती है, इनको कत्ल करवा दिया जाता है। इसने अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए पहली बार केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने केंद्र में बड़ी सेना रखी थी। केंद्र में बड़ी सेना रखने का मतलब ये है कि इससे पहले के जितने भी सुल्तान हुआ करते थे, अपने पास ज्यादा सेना नहीं रखते थे, अपने इक़्तिदारों के पास सेना को बांट दिया करते थे, ज्यादा बर्डन उन्हीं के पास देते थे, अपने पास सेना को नहीं रखते थे। लेकिन इल्तुतमिश के बाद बलबन ने समझा कि ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक है। कभी कभी क्या होता था कि ये इक़्तिदार जो होते थे अपनी सेना को इनके पास नहीं पहुंचाते थे, और इस तरह से ये बेचारा खाली हाथ रह जाता था, तो समस्या हो जाती थी। इस बात को समझ करके बलबन ने अपने पास एक बड़ी सेना रखी। जब बड़ी सेना अपने पास रखी, तो उनके नियंत्रण के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए सेना के नियंत्रण के लिए एक प्रथम विभाग खोला, एक यानी पृथक विभाग खोला, यहाँ पर प्रथम नहीं है। और उस पृथक विभाग को क्या कहा जाएगा, दीवान ए अर्ज कहा जाएगा। याद रखिए, अर्ज शब्द कहीं पर भी आ जाए मेडुअल हिस्ट्री में, अर्ज से तात्पर्य सेना से होगा। तो दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग किसने खोला था, बलबन ने खोला था। इसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो मुझे विद्रोह जो भी होने वाला होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। और गुप्तचरों को 2 जगहों पर लगाया, नागरिकों के बीच में, यानी जो सामान्य लोग होते थे गांवों में, शहरों में लगाया इसने गुप्तचरों को। तो उसमें मुन्नी हास नाम के गुप्तचर हुआ करते थे, और मुन्नी हास नाम के गुप्तचर अपने अधिकारी जिसका नाम बरीद हुआ करता था उसके अंडर में काम किया करते थे। मुन्नी हास सूचनाएं ला करके बरीद को देते थे, और बरीद आगे पहुंचाता था सुल्तान के पास। इस तरह से इन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पर जग्गा जासूस को नियुक्त कर दिया था। इन्होंने सेना के अंदर भी गुप्तचरों को अपॉइंट किया था, और सेना के अंदर इनको यजदी तथा तल ए अह के नाम से भी जाना जाता था। यजदी, याद रखिएगा, पुराने समय में एक गाड़ी हुआ करती थी, एक बाइक का ब्रांड हुआ करता था, बहुत ही पॉपुलर था देश में। तो यजदी और तल ए अह नाम से इन्होंने सेना के अंदर गुप्तचरों को अपॉइंट किया था। बरीद एवं मुन्नी हास नाम से इन्होंने सामान्य नागरिकों के अंदर गुप्तचरों को अपॉइंट किया था।
इसने नायब ए मुमालिकात के पद का अंत कर दिया था। हमने आपको पीछे बताया था कि नायब ए मुमालिकात के पद को प्राप्त करके इसने आगे चल करके राजा बनने का सफर प्राप्त किया था। और नायब ए मुमालिकात के पद का सृजन किसने किया था? हमने आपको बताया था रजिया के उत्तराधिकारी बहराम शाह। बहराम शाह ने इस पद का सृजन किया था और इस पद को बाद में समाप्त कर दिया नायब ए मुमालिकात के पद को बलबन ने। इसने जब शासन सत्ता में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट व्यवस्था की, काफी ज्यादा कठोर व्यवस्था कर दी, तो विद्रोह भी होने लाजमी थे और इस तरह से कई सारे विद्रोह हुए। लेकिन इसने विद्रोहों का दमन काफी कठिनाई से किया या काफी कठोरता से किया। इस वजह से इसके द्वारा अपनाई गई नीति को रक्त और लौह की नीति कहा जाता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था, तो आप बलबन का नाम बताएंगे। लौह और रक्त की नीति का मतलब ये है कि जब भी कोई विद्रोही होते थे, विद्रोहियों का दमन बड़ी बर्बरता से करता था, उनको मार दिया जाता था, उनके बच्चे और उनकी बीवियों को गिरफ्तार करके अपने दरबार में ले जाया जाता था, यानी अपने राज्य में उनको रख लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। इस पॉलिसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है। किस व्यक्ति ने अपनाई थी इस नीति को? तो बलबन ने अपनाई थी। इनके समय होने वाला प्रमुख विद्रोह है मेवातियों का विद्रोह। मेवाती लोग दिल्ली के आसपास जंगलों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, जंगली लोग। ये क्या करते थे? दोपहर के समय में जब महिलाएं दिल्ली में जाती थी बाहर नहाने धोने, कपड़े उपड़े धोने के लिए, पानी लेने के लिए, तो चले जाते थे ये लोग और महिलाओं के वस्त्र उठा ले जाते थे और उनको उनको परेशान करते थे। इन सारी समस्याओं से ये लोग क्या कर रहे थे? बलबन को परेशान कर रहे थे। जब बलबन को पकड़ने का प्रयास करता था तो जंगल में भाग के छुप जाते थे। इसलिए बलबन ने दिमाग लगाया और बलबन ने दिल्ली के चारों ओर जंगलों को साफ करवा दिया। साथ ही 3000 अफगान सैनिकों को अपॉइंट कर दिया और उन अफगान सैनिकों ने बाद में चुन चुन करके मेवातियों का दमन कर दिया। दूसरी घटना बंगाल विद्रोह की है। बंगाल में तुगरिल खां नामक एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया और वहां की सत्ता हथिया ली, स्वतंत्र शासक बन बैठा। बलबन ने क्या किया? मलिक मुकद्दर नामक व्यक्ति को भेजा कि भैया जाओ इसको सबक सिखा के आओ। मलिक मुकद्दर गया और तुगरिल खां की गर्दन काट कर ले आया। इस वजह से मलिक मुकद्दर को बलबन ने एक उपाधि दी तुगरिल कुश की। बाद में बलबन ने अपने छोटे बेटे बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया। जब बंगाल को गवर्नर बना दिया गया बुगरा खां को, उस समय की एक छोटी सी कहानी फेमस है। कहा जाता है कि बंगाल की राजधानी जो लखनऊती थी, तो लखनऊती के आसपास यानी लखनऊती के जो मेन रोड था, मुख्य मार्ग था, उसके चारों ओर इसने पटरे लगवा दिए ऐसे करके, और उन पटरों में जो भी विद्रोही थे उनको ठुकवा दिया गया कील के माध्यम से। जैसे ईसा मसीह को ठुकवा दिया गया था उस तरह से कीलों में ठुकवा दिया गया था और कई किलोमीटर तक ये रास्ता इस तरह से था। और बुगरा खां को उसने दिखाया कि बुगरा खां देख लो विद्रोहियों का किस तरह से अंजाम होता है, अगर तुम भी विद्रोह करोगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो इस तरह से बुगरा खां बन तो गया था गवर्नर बंगाल का, लेकिन डरा हुआ था काफी ज्यादा। मंगोलों से सुरक्षा के लिए इसने भी कुछ इंतजाम किए थे। इसने भारत उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर में किलों का निर्माण करवाया, वहां पर भी सैनिकों को अपॉइंट किया था। इस तरह से समाप्त है बलबन आपका। कुछ फैक्ट बचे उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अमीर हसन देहलवी के बारे में जान लेते हैं। इन्हें भारत का शेख सादी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन देहलवी को भारत का शेख सादी कहा जाता है। तो बात ये आती है कि शेख सादी कौन थे? शेख सादी को फारसी कविता का पितामह कहा जाता है। फारसी जो कविता है वो सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने लिखी थी? शेख सादी ने लिखी थी। एक स्टेटमेंट है, पूछा जाता है। हसन निजामी का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने कहा बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। इस तरह से बलबन यहां से समाप्त हो जाएगा। बलबन के उत्तराधिकारी आएंगे जो काफी ज्यादा निकम्मे होंगे। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बलबन के 2 बेटे होते हैं। एक बेटे की मृत्यु हो चुकी पहले ही, दूसरा बेटा था बुगरा खां। तो बुगरा खां को डरा दिया था उसने भी थोड़ी देर पहले। तो बुगरा खां ऑलरेडी डरा हुआ था, इसलिए ये तो मर ही गया है। बुगरा खां भी अगला शासक बनने के लिए मना कर रहा है, कह रहा है मैं भी नहीं बनूंगा।
अब इसका जो एक मर चुका है उसका जो लड़का था उसका नाम था कै खुसरो। कै खुसरो ने भी मना कर दिया कि भैया मैं भी राजा नहीं बनूंगा, तो मारोगे। इस तरह से बुगरा खां का बेटा कैकुबाद कैकुबाद सुल्तान बनने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, इसने ये मर गया, बुगरा खां ने मना कर दिया, इसका बेटा कै खुसरो ने भी मना कर दिया और भाग गए घर छोड़ करके। इधर कैकुबाद को अब क्या बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। 17 साल की उम्र में शासक बन गया और शासक बनने के पश्चात काफी ज्यादा अयोग्य सिद्ध हुआ। ये महल, महिला और मदिरा में बिजी हो गया। इस चीज को, इस शौक को पूरा करने के लिए इसने बलबन के लाल महल को छोड़ दिया। बलबन के लाल महल छोड़ करके दूसरे लाल महल में पहुंच गया, यानी किलोखरी या किलूगढ़ी नामक किला बनवाया यमुना किनारे और वहां पर रहने लगा। इस किले में आगे घटना क्या होगी, 1290 में इसने एक बहुत बुरा काम कर दिया। इसने समाना के सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी को आरिज मुमालिकात का पद प्रदान कर दिया, क्योंकि ये इतना ज्यादा व्यसनी हो गया था। उस व्यसन के चलते क्या हो गया, लटक गया, यानी लकवाग्रस्त हो गया। इस वजह से इसने क्या किया, समाना का सूबेदार एक व्यक्ति था, वो आया और उसने जलालुद्दीन खिलजी ने आरिज मुमालिकात का पद प्राप्त कर लिया। आरिज मुमालिकात का पद क्या होता है, आरिज शब्द लगा हुआ, हमने आपको पहले बताया था। आरिज माने सेना, तो सेनापति, सेनापति का जो प्रमुख पद था वो किसको दे दिया इसने, एक अनजान आदमी को दे दिया, जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया। आगे चल करके जब ये राजा जो है लकवाग्रस्त हो गए, कोई काम का नहीं रह गया, खत्म हो गया, तो इसका बेटे का नाम था क्यूमर्स। तो क्यूमर्स को राजा बना दिया गया। ये भी छोटा लड़का था, बहुत ही कम उम्र का, तो 2.5 साल का। तो अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को शासक बना दिया गया। इस बात का क्या किया, विरोध हुआ, यानी इसने शासक बना दिया इसको, क्यूमर्स को, और स्वयं इसका संरक्षक बन बैठा। जब संरक्षक बन गया तो अमीर सरदारों ने, तुर्की जो अमीर सरदार थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि यार ये दिक्कत ना कर दे, ये संरक्षक बन बैठा है। इस तरह जब विरोध किया तो जलालुद्दीन खिलजी ने मौके का फायदा उठाया। जलालुद्दीन खिलजी ने जिसको शासक बनाया गया था क्यूमर्स को, क्यूमर्स के 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके उसको मार दिया। बचा कैकुबाद, कैकुबाद किसी काम का नहीं था, तो कैकुबाद को उसने उसी की चादर में लपेट दिया और लपेट करके यमुना नदी में फेंक दिया। इस घटना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन हुआ, शमसुद्दीन क्यूमर्स। प्रश्न भी पूछा जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर्स। खिलजी क्रांति से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, ये कौन सा शासक संबंधित है, तो जलालुद्दीन खिलजी संबंधित है। और यही जलालुद्दीन खिलजी आगे चल करके एक नए डायनेस्टी की स्थापना करेगा जिसको खिलजी वंश के नाम से जाना जाएगा। खिलजी वंश के अंतर्गत सबसे पहले शासक के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है इस डायनेस्टी का, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इनके बारे में तो कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो अपने अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम जलालुद्दीन खिलजी के कार्यों, उसके राज्याभिषेक, विद्रोह के दमन, प्रमुख अभियान और षड्यंत्र और उसकी मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।